सबसे पहले आपको बताएं कि एनडीएमए के तर्जुमान का बताना है कि अस्तोर में बर्फानी तोदा गिरने से कई अफराद दब गए, 11 को बचा लिया गया है। इमदादी कार्रवाइयों के लिए फोर्स कमांडर शिमाली इलाका जात को मुतहरिक करके पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स मुहैया कर दिए गए हैं। जाम बहक जख्मी और लापता अफराद की तादाद की तस्दीक का अमल इस वक्त जारी है। इलाका पुलिस के मुताबिक अस्तोर के शूंटर टॉप पास में बर्फानी तोदा गिरने से जाम बहक अफराद की तादाद 9 हो गई है। 25 जख्मियों में से 14 को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जबकि जाम बहक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक अस्तोर में बर्फानी तोदा गिरने से कई अफराद दब गए हैं, 11 को बचा लिया गया है। इमदादी कार्रवाइयों के लिए फोर्स कमांडर शिमाली इलाका जात को मुतहर्रिक करके पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स मुहैया कर दिए गए हैं। जहाँ बहाक जख्मी और लापता अफराद की तादाद की तस्दीक का अमल भी जारी है। इलाका पुलिस के मुताबिक अस्तोर के शोंटर टॉप पास में बर्फानी तोदा गिरने से जहाँ बहाक अफराद की तादाद 9 हो गई है। 25 जख्मियों में से 14 को अस्पताल पहुँचा दिया गया। जहाँ बहाक और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रफ़ीउल्लाह अफरीदी हमारे नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद इस मामले की तफसीलात जानते हैं। रफ़ीउल्लाह बताइएगा, आपके पास इस वक्त तक क्या इतलात है? जी यहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित-बल्तिस्तान को मिलाने वाला जो टॉप है, शोंटर टॉप, वहाँ पे जो हादसा पेश आया, अफसोसनाक हादसा, जिसके नतीजे में अब तक के इतला के मुताबिक जो एसपी अस्तोर के मुताबिक यहाँ पे जो ज़िला इंतजामिया है 9 हलाकतें हुई हैं। एक जो डेड बॉडी है वो रिकवर हुई है, बाकी की तलाश जारी है, जबकि इनमें से 14 से 15 के करीब जख्मी हो चुके हैं। तमाम जख्मियों को DHQ अस्पताल ईदगाह अस्तोर मुंतकिल किया जा रहा है और रेस्क्यू की टीमें और पाक आर्मी और दिल्ली इंतजामिया की जो टीमें हैं वो इस वक्त भी शोंटर टॉप के ऊपर मौजूद है। जो लापता अफराद हैं उनकी तलाश जारी है और इसके अलावा जो जख्मी हैं उनको वहाँ से मुंतकिल किया जा रहा है। जख्मियों में बच्चे हैं, बूढ़े हैं और खवातीन हैं। इस वक्त DHQ अस्पताल में इमरजेंसी लगाई गई है और इस वक्त जो है वो तमाम जख्मियों को अस्तोर की तरफ मुंतकिल किया जा रहा है। अच्छा रफ़ीउल्लाह, हमें एक बार फिर बताइएगा, जो जाम बहक अफराद हैं मुख्तलिफ अस्पतालों में लेके जाया जा रहा होगा, वहाँ पर सूरत हाल क्या है और जाम बहक अफराद की तादाद क्या बताई जा रही है? जाम बहक अफराद अभी तक जो एक बच्चे की डेथ बॉडी जो रिकवर हुई है, बाकी 8 लापता हैं। तो सरकारी सतह पर जो एसपी ने हमें बताया, एसपी अस्तोर शरीन खान ने बताया कि 9 हलाकतें हो चुकी हैं, ताहम अभी एक डेड बॉडी जो है वो रिकवर हुई है, बाकी 8 की तलाश इस वक्त जारी है। और हैवी बर्फबारी तोदा गिरा है, जिसके जद में आके ये तमाम लोग तकरीबन 25 के करीब उन्होंने लोग बताया वो मुतासिर हुए हैं। ताहम जो मुतासरीन है यहाँ पे जो उस हादसे में जो जख्मी हुए उनका ये कहना है कि इनकी तादाद कुछ इससे ज्यादा है। इस हवाले से अभी और रेस्क्यू कार्रवाइयों से मुतालिक भी बताइए जरा। जी, रेस्क्यू कार्रवाइयों से मुतालिक भी बताइए। 2 हेलीकॉप्टर्स पहुंचा दिए गए हैं। तमाम टीमें जो है वो DHQ अस्पताल में इमरजेंसी लगाई गई है। यहाँ पे तमाम जो है कमिश्नर DMR अस्तोर डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर खुद तमाम इन रेस्क्यू की निगरानी कर रहे हैं। तमाम इदारों को यहाँ पे अलर्ट किया हुआ है और तमाम डॉक्टर्स हॉस्पिटल के अंदर इमरजेंसी लगाई गई है। इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ इस वक्त जारी हैं। अच्छा रफ़ीउल्लाह, थोड़ा सा महल वक़ू भी हमें समझाइएगा, ये क्या इसके आसपास कोई सयाहती स्पॉट था जहाँ पर लोग खड़े थे या कोई घर थे, होटल्स थे जिनके ऊपर ये सारी बर्फ़ आके गिरी? जी नहीं, ये असल में ये जो है ये रास्ता है गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाला। ये सालाना जो है हज़ारों की तादाद में जो खाना बदोश हैं, जो बकरवाल कहलाते हैं, जो डोन एरिया, पंजाब एरिया और मुख्तलिफ एरिया से बड़ी तादाद में ये अपने माल मौशू को लेके आते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इन इलाकों में। और ये मई और अप्रैल और जून तक जो है इनकी आमद होती है और सितंबर और अक्टूबर में ये वापस चले जाते हैं, कुछ महीने के लिए आते हैं। तो ये वो लोग थे, पंजाब से ये लोग आए हुए थे खाना बदोश बड़ी तादाद में बच्चों के साथ। ये कोई 100 या 200 नहीं होते हैं, हज़ारों में होते हैं। उनकी हज़ारों में मवेशियाँ होती हैं और लोग भी इतनी बड़ी तादाद में ये एक अरसे से आते हैं। तो इसमें जो मुतासिरीन है वो ज़्यादातर खाना बदोश बताए जा रहे हैं, मकामी अफराद की इतनी बड़ी तादाद नहीं है इसमें?
نہیں بالکل تمام کی تمام کا تعلق پنجاب کا چکوال بتا رہے ہیں اور پنجاب کے مختلف ایریاز کا بتا رہے ہیں، اور تمام جو زخمی ہو گئے ہیں جو ہلاک ہوئے ہیں ان کا تعلق۔ اچھا ایک اور چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کنفرم کیا گیا ہے کہ 9 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، ایک ڈیڈ باڈی ملی ہے، تو یہ جو 9 افراد جاں بحق ہونے کی اطلاعات ہیں اس کو کنفرم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جی ابھی یہ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ جو برفانی تودہ گرا ہے وہاں پہ اس طرح کی صورتحال ہے، اور وہاں پہ کیونکہ کافی عرصہ بھی ہوا، کل یہ حادثہ ہوا ہے، ابھی اطلاع ان کو ملی ہے کل 4 بجے کے قریب، اور سخت جو ہے ہوائیں چلی ہیں، طوفانی وہاں پہ برف باری ہوئی ہے، ہیوی برف باری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے رفیع اللہ آپ بتا رہے ہیں کہ کل یہ واقعہ ہوا ہے، تو ریسپانس ٹائم پھر کیا تھا؟ یہ امدادی کارروائیاں جو شروع کی گئی ہیں یہ کب سے شروع کی گئی ہیں؟ یہ تقریباً کیونکہ وہ وہاں سے ایک بندہ پیدل، کیونکہ وہاں ایکسیس نہیں ہے، نہ گاڑی جا سکتی ہے، نہ کمیونیکیشن کا کوئی نظام ہے، نہ کوئی کسی قسم کا رابطہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک ہیوی تقریباً 15 سے 20 ہزار فٹ بلندی پہ ہے، وہ ٹاپ ہے، تو وہاں پہ یہ کہ رابطہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک بندہ جو متاثر ہوا ہے اس کے خاندان میں سے ایک بندے نے آ کے نیچے گاؤں میں اطلاع دیا ہے، اس کے بعد جو ہے تقریباً آج کوئی 10-11 بجے صبح یہ پتہ چلا، تو جیسے ہی پتہ چلا اس وقت سے تمام جو ریسکیو ٹیمیں ہیں وہ الرٹ رہی ہیں، اور لوگ وہاں اس طرف جو ہے جو ریسکیو کی ٹیمیں تھی اور دلی انتظامیہ ہیں وہ اور خاص کر پاک فوج پاک آرمی کے جو لوگ تھے وہ اس طرف روانہ ہو گئے۔ جی رفیع اللہ آفریدی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ ایک افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے، اس کے نتیجے میں ابھی تک جو کنفرم کیا ہے وہاں پر ریسکیو ٹیمز یا سی کے یا دیگر جو موجود اہلکار 9 افراد جاں بحق ہونے کی بھی تصدیق کی گئی، کیونکہ کل یہ واقعہ پیش آیا تھا، اور کیونکہ کمیونیکیشن نہیں ہے، بہت اوپر ہے، یہ 15 سے 20 ہزار فٹ بلندی پر یہ ہے، تو رفیع اللہ یہ بتا رہے تھے کہ ایک شخص پھر نیچے گاؤں میں آیا ہے اور اس نے آ کر اس واقعے سے متعلق بتایا ہے، یعنی آج صبح 11 بجے یہ بتایا گیا، کل واقعہ ہوا ہے تو پھر یہ ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ لیکن اس طرح بھی بتا رہے ہیں کہ رفیع اللہ کہ یہ جہاں پر واقعہ پیش آیا ہے، جہاں پر برفانی تودہ گرا، وہ اتنا دور افتادہ علاقہ ہے اور دشوار گزار وہاں کے راستے ہیں، اور وہاں پر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ مختلف علاقوں سے پنجاب سے خانہ بدوش جاتے ہیں اوپر اپنی فیملیز کے ساتھ اور وہاں پر پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور اسی دوران یہ حادثہ پیش آیا، بڑی تیز ہوائیں چل رہی تھیں جس کی وجہ سے برف گری، برفانی تودہ گرا اور پھر یہ حادثہ پیش آیا۔ کل یہ واقعہ ہمارے نمائندے کے مطابق پیش آیا، اور جو متاثرہ خاندان ہیں انہی میں سے متاثرہ افراد میں سے ایک شخص نیچے آیا جو مزید گاؤں وہاں پر موجود ہیں، اس نے آ کے اطلاع دی کہ گزشتہ روز راستہ ہوا ہے، تو پھر لوگ وہاں پر گئے ریسکیو کے لیے۔ حکومت سندھ نے کراچی میں مقررہ مقامات کے علاوہ مویشی منڈی لگانے پر پابندی لگا دی ہے، اور جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق شہر میں 8 مقامات پر منڈی لگانے کی اجازت دی گئی ہے۔ نمائندہ جیو نیوز طارق معین صدیقی نے جوائن کیا ہے۔ طارق یہ کہیے گا کہ اس سے پہلے شہری علاقوں میں مویشی منڈی لگانے کی پابندی ہوتی تھی، صفائی ستھرائی کا بڑا ایک مسئلہ ہوتا تھا، تو اب یہ فیصلہ کیوں کیا گیا ہے، کیوں اجازت دی گئی ہے؟ دیکھیں شہر میں اس سے پہلے بھی دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے کئی مرتبہ، لیکن اس پر مکمل طور پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا تھا۔ اس دفعہ بھی اب 8 مقررہ مقام ہیں جن کو منڈی کے مویشی منڈی قرار دیا گیا ہے، جس میں جو کیٹل کالونی ہے، بھینس کالونی، لانڈی، اس کو، اس کے علاوہ ناردرن بائی پاس پہ جو منڈی ہے اس کو بلدیہ گوٹ، مواش گوٹ، اس کے ساتھ ہی مزید جو 8 ہیں وہ منڈیاں ان کو قائم کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ شہر میں کوئی بھی منڈی لگائی جائے گی اس کو غیر قانونی سمجھا جائے گا اور اس پر دفعہ 144 کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شہر کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ سے جو انتظامات ہیں خاص طور پر صفائی ستھرائی سے متعلق اور اس کے علاوہ ٹریفک کا جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے علاقوں میں ان منڈیوں کی جو غیر قانونی منڈیاں کہلاتی ہیں ان کی وجہ سے ان کی روک تھام کی جا سکے، اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ یعنی 8 مقامات کے علاوہ کہیں بھی شہر کے اندر منڈی نہیں لگے گی۔ بہت شکریہ طارق معین صدیقی۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ٹیکسٹائل نمائش ٹیکسپو کے دوسرے روز کراچی ایکسپو سینٹر میں پاکستانی ٹیکسٹائل شعبے کی صلاحیت عالمی خریداروں کے ڈسپلے پر ہے، جنہیں دیکھنے 67 ملکوں کے 450 خریدار آئے ہیں۔ ہمارے نمائندے ریاض زینڈی ایکسپو سینٹر سے اپڈیٹ کریں گے۔ سو آج ٹیکسٹائل ایگزیبیشن ٹیکسپو کا دوسرا دن ہے، اینڈ واٹ اے شو آئی وڈ سے کہ کیا کوشش کی ہے، کچھ وزٹ بھی کراتے ہیں آپ کو۔ تو ٹیکسٹائل ایکسپو کے اندر لیدر والوں کے بھی ہے یہ پلیگمیا، اور یہاں پر
सैयद शुजात अली साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन भी रहे प्लेगमिया के। इस साल हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान में जितनी भी एग्जीबिशंस होती हैं उसमें एक डिफरेंट लुक आना चाहिए, पाकिस्तान का एक डिफरेंट टच आना चाहिए। जब तक आप इस तरह से नहीं जाएंगे एक सॉफ्ट इमेज के साथ और आप नहीं दिखाएंगे कि यू कैन डू अ फैशन, तो जब तक कस्टमर आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब जब यहाँ पर आए थे तो वो यहाँ पे इस स्टैंड पे खड़े होकर उनको ये यकीन नहीं आ रहा था कि ये पाकिस्तान का कोई स्टैंड है। वो ये समझ रहे थे कि शायद इस स्टैंड के अंदर कोई बाहर से कंपनीज आई हैं, लेकिन इट इज़ 100% पाकिस्तानी प्रोडक्ट। यस, अगर आप क्वालिटी देखें तो हम दुनिया की बेहतरीन क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं एंड वज़ीर आज़म साहब भी वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस काबिल है कि दुनिया की बेहतरीन जो क्वालिटी है वो प्रोवाइड कर सके। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर पॉलिसी बनती है, लेकिन उसको एक्टिवेट करना या उसको लागू करना वो तो इदारों का काम है, ठीक है ना। अब इदारे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक जैसे इन्होंने बताया कि एलसी नहीं खोल रहा। देखिए देयर आर टू काइंड ऑफ एलसीज, एक जो इंपोर्ट कमर्शियल इंपोर्ट के लिए एलसी खुलती है, लग्जरी प्रोडक्ट के लिए मैं साथ हूँ गवर्नमेंट के कि वो बिल्कुल ठीक हो रहा है कि उसकी एलसी नहीं खुल रही है। लेकिन एक ऐसी चीज़ के लिए एलसी जो आएगी बाहर से और वो वैल्यू एडिशन, जैसे केमिकल है, मैं उसका लेदर बनाऊँगा, लेदर बना के उसको वैल्यू एडिशन करूंगा, जैकेट, शूज, बैग की सूरत में उसको एक्सपोर्ट करूंगा। फवाद चौधरी का जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राबता हुआ है, सियासी लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं आजम मलिक से। आजम, बड़ी दिलचस्प खबर, क्या इत्तलात हैं? जी रीना, बिल्कुल आपको पता है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, तो बहुत ज्यादा जो लोग हैं उनमें 100 से ज्यादा अभी तक हमारे किराए ने बताया कि उन्होंने जहांगीर तरीन से रब्ता किया है। ताज़ा तरीन इसमें फवाद चौधरी हैं जिन्होंने जहांगीर तरीन से टेलीफोन रब्ता किया, मौजूदा और सियासी सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू की है। केपी से कई रहनुमाओं ने उनसे रब्ता किया है। जहांगीर तरीन ने लाहौर में डेरे डाले हुए हैं और आइंदा 2-3 रोज में पीटीए छोड़ने वाले। क्या फवाद चौधरी आइंदा जहांगीर तरीन के साथ खड़े होंगे? देखिए लीना, मौजूदा सियासी सूरत हाल कुछ यूं ही लग रही है कि तहरीक इंसाफ से छोड़कर जाने वाले जो नए लोग हैं अब वो अपना पुराना आशियाना जहांगीर तरीन के राजगा पर। सूरत हाल तो यही बन रही है, लेकिन हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत शुक्रिया आजम मलिक। चीफ जस्टिस का कमीशन को काम से रोक देना ही उनके गुनाहगार होने का सबूत और एतराफ है। मरियम नवाज का ये बयान सामने आया है। मजीद उन्होंने कहा कि इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान शख्स अपने ओहदे को एहतसाब से बचने के लिए बेदरेग इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप और आपकी सास का दामन साफ है तो क्या आपको कानून का सामना नहीं करना चाहिए? क्या चीफ जस्टिस होने के नाते कानून आप पर लागू नहीं होता? चीफ जस्टिस अपने खानदान को बचाने के लिए कानून का मजाक और अदलिया का तमाशा बनाने के जुर्म में सजा के हकदार है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल अज़हर कियानी ने पीटीआई रहनुमा हमाद अज़हर के बयान पर रद्दअमल में कहा है कि हमाद साहब प्रोपेगेंडा बहुत हो गया, अब बस कर दें। आप, आपके लीडर और पार्टी IMF या डिफ़ॉल्ट पर लेक्चर देने की पोजीशन में नहीं रही। आप इमरान खान की टीम का हिस्सा हैं जिसने नाअहली और करप्शन से मईशत तबाह की। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बिलाल कियानी ने पीटीआई रहनुमा हमाद अज़हर के बयान पर रद्दअमल दिया है। कहते हैं कि हमाद साहब प्रोपेगेंडा बहुत हो गया, अब बस कर दें।